उनको ओपिनियन एस्टेब्लिश होता है, तो हमने बिल्कुल सही पर डल दिया। तो आपका क्या ख्याल है, अब अमेरिका के तो इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं ना, आप देखें कि नवंबर में होंगे, तो चंद महीने रह गए हैं और सदर ट्रंप जो हैं उनको हालांकि सज़ा भी हो गई है, मगर ये कि वो बहुत ज़ोर शोर से कैंपेन जारी रखे हुए हैं, ज़्यादा इम्कान यही नज़र आ रहा है कि शायद वो जीत भी जाएं। आपका क्या ख्याल है? देखिए जो सज़ा हुई है ना वो वही है। ज्यूरी सिस्टम इंडिया में भी पहले था अंग्रेज़ के ज़माने में, लेकिन वो नाकाम हो गया, क्योंकि जब एक नेवी के ऑफिसर ने मर्डर किया तो उसको बचाना था, उसको बचाने के लिए नेहरू भी मैदान में आ गए। अब जब इतने हाईएस्ट लेवल पे ये हुआ तो ज्यूरी सिस्टम कोलैप्स कर गया। वह तमाम ज्यूरी के मेंबरों ने उसको छोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो जज थे वो बीच में आए। अब अमेरिका में भी हुआ कि तमाम जजों ने उसको कह दिया कि जनाब ये तो इनके जो जितने भी काउंट्स हैं 30 काउंट सब पे ये क्रिमिनल साबित हो गए, मतलब जुर्म साबित हो गया। तो अब इस पे एक अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम का भी चैलेंज हो गया कि ज्यूरी को वहाँ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, सवाल भी पैदा हो गया। तो ज्यूरी क्या होती है एक्चुअली? ज्यूरी होती है कि जी उन्होंने 15-20 लोग, कहीं से 30 लोग चुने, कुछ स्टैंड बाय रख दिए, एक ज्यूरी बना दी जज ने अपनी सहूलत के लिए। अच्छा, उन्होंने येस नो लिखना होता है कि उन्होंने सारी कार्रवाई और नॉट गिल्टी, हाँ उन्होंने सारी कार्रवाई सुनी। अब मेरे जैसे कोई आदमी बैठा हुआ है, हो सकता है वो सो ही रहा हो या ना सुन रहा हो, कोई सारा बस तो टेक्निकलिटीज़ का तो किसी को नहीं पता ना। अच्छा पैसे दिए नहीं दिए, सारा एक इमोशनल सब्जेक्ट भी हो जाता है कि अच्छा उसको पैसे दिए, पैसे छुपा लिए। मीडिया में भी प्रोपेगेंडा हो गया, क्योंकि एक मीडिया बड़ा विगोरसली खिलाफ है ट्रंप के, दूसरा मीडिया उतना ही उसके हक में है। अभी तक एक मीडिया चाह रहा है और वो ये कह रहा है कि ट्रंप नेक्स्ट प्रेसिडेंट है। फॉक्स न्यूज़, काफ़ी सारे न्यूज़, फॉक्स न्यूज़ भी है उसमें, और भी बहुत से हैं उसमें, मीडिया का एक पोर्शन है। तो ये फॉक्स तो एक उसका हिस्सा है ना, छोटा सा, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा है जो कह रहा है। और कुछ ऐसा है जैसे ब्लूमबर्ग टाइप है जो ये कह रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। कभी वो कहता है इंडियन इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, फिर कुछ वहाँ से इश्तिहार आ जाता है, कहता है स्टेबल हो गई है और इंडियन बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गया है। तो मतलब ऐसे भी लोग हैं जो मुख्तलिफ तरह पे क्योस पैदा करते रहते हैं। तो ट्रंप ने आना तो है, क्योंकि ट्रंप पहले भी 11 लाख वोट उसके एक्स्ट्रा थे, जिस पे उसको ये हो गया था, अपना एक गुस्सा चढ़ गया था कि वोट तो मेरे ज़्यादा हैं तो मैं कैसे हार सकता हूँ। इसके वोट एक्चुअली ज़्यादा थे 10 लाख, लेकिन हार गया था। पॉपुलर वोट, मगर वहाँ पॉपुलर वोट तो काउंट मैटर नहीं करते। तो इसलिए हमारे ऊपर इसके कोई ना उसके आने का पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप जो है ना वो जब पॉपुलिस्ट लीडर आता है ना तो बयानात भी पॉपुलिस्ट ही देता है। वो यहाँ खड़ा हुआ पाकिस्तानी ज़्यादा आ गए तो कह दिया वो पाकिस्तान जिंदाबाद, वहाँ चला गया इंडियन ज़्यादा आ गए इंडिया जिंदाबाद। आप ट्रंप की हिस्ट्री देख लें, इसी तरह की है। लेकिन ये कि चांसेस ज़्यादा उसके जीतने के? हाँ जी हाँ, 90%। 90%? बल्कि इसका मतलब है तो फिर आपने तो उसे जितवा ही दिया ना। तो मैंने जितवा दिया, मेरी तरफ से जितवा। आपने तो, आपकी यानी पेशन गोई यही है। अब देखें नवंबर में आपकी पेशन गोई देखेंगे सही होती है कि नहीं। कौन सी तारीख को इलेक्शन होता है? वो मंगल होता है मेरा ख्याल है, 7-6 नवंबर को शायद हो रहा है। अच्छा, नागे के दिन करते हैं हमारे नागे के दिन नहीं, लेकिन वो नागा नहीं करते ना वो नागा नहीं वो जो सबसे अच्छी जमहूरियत शुमार होती है वो छुट्टी नहीं करती इलेक्शन वाले दिन। वो कहती है भाई काम से फारिग हो तो वोट डाल देना। अच्छा जी, इसलिए वहाँ टर्नआउट भी कम होता है ना, 50-55 टर्नआउट 50+ रहता है, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि पिछली बार भी ज़्यादा था। जब ट्रंप खड़ा हुआ है ना तो ट्रंप ने वोटों को चैनलाइज किया है। क्या वजह है मकबूलियत की ट्रंप? देखें, जो बाइडन साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब रिलीजन जो है ना उससे दूर हो गए हैं। वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को, एक तो लिबरलिज्म ख़त्म हो गया दुनिया भर में, क्योंकि लिबरलिज्म था क्या, वो कोई साम्राज्य का हामी था तो वो भी लिबरल के लिबादे में आ गया, कोई कम्युनिज्म का हामी था तो बहुत से मुल्कों में कम्युनिज्म का नाम लेना गुनाह था, तो उन्होंने भी लिबरलिज्म का लिबादा ओढ़ के सोशलिज्म की उसकी मुखालफत शुरू कर दी। साम्राज्य के किसी ने साम्राज्य निज़ाम की मुखालफत शुरू कर दी लिबरलिज्म के लिबादे में। तो अब आप देखना ना कि जो कुछ लिबरलिज्म के साथ यूके में हुआ, तो क्लियर कट या तो लिबरल आएगा या अपना ये जो कंजर्वेटिव कदामत पसंद कैपिटलिस्ट हैं वो आएंगे। कदामत परस्ती का भी ढोल तो बज गया जब ऋषि सुनक साहब का बाजा बच गया तो फारिग हो गया ना वो भी। अब मेरा नहीं ख्याल कि नेक्स्ट इलेक्शन में वहाँ पे कंजर्वेटिव। आपका ख्याल है ब्रिटेन में भी कंजर्वेटिव पार्टी का हाल खराब है? वहाँ एक होता ना जब फिल्म खत्म होती है तो आखिर में लिखा होता दी एंड और म्यूजिक होता है, तो अभी म्यूजिक चाह रहा है दी एंड का भी आने वाला है। तो ट्रंप जब आएंगे तो उनके आने पे ना कोई मिडल ईस्ट में सिचुएशन चेंज होगी जो हमने उम्मीदें लगाई हुई हैं। जो बाइडन साहब फिर मिडल ईस्ट में थोड़ा सा जब प्रेशर आया ना बहुत ज़्यादा, तो वो
ह्यूमन राइट्स का गुस्सा हमारे ऊपर उतार रहे हैं जो उनको इसराइल पे उतारना चाहिए था। उसको कह कोई नहीं सकते थे। वो तो खुद देखें, एक अमेरिका में ऐसा सदर है जो कहता है मैं क्रिश्चियन हूँ लेकिन मैं ज़ायनिस्ट हूँ, और वो अपने आप को ज़ायनिस्ट, हाँ जी, और ज़ायनिज़्म होने के लिए क्रिश्चियन होना जरूरी नहीं। मैं इसराइल स्टेट का हामी हूँ। जब भी तो देखा ना, सारी उनकी कैबिनेट टीम जो एक ज्यूइश स्टेट की हामी है, इसलिए ज्यूइश स्टेट को वो कह रहे हैं कि हम ये जो गज़ा है इसको भी ज्यूइश स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे, ये उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी, इसका एक पोर्शन तो हो जाएगा। तो जो कुछ भी मतलब वो अपनी क्रिश्चियनिटी से दूर हो गए हैं। और जब आप कह देते हैं मैं ज़ायनिज़्म का हामी हूँ, तो अमरीकी जो वहाँ पे रिलीजियस अमरीकी है वो डर गया है कि अच्छा ये तो कहीं यहाँ पे अपना ज्यूइश ना सारा फैलना शुरू हो जाए। तो मेरा अंदाज़ा है कि जो उनका एक तो ऑर्थोडॉक्स वोट, कंजर्वेटिव वोट और सारा रिलीजियस वोट जो रिलीजियस जो अपने लाइफ में इतना अमल दखल तो नहीं देते, क्रिश्चियनिटी पे जो ज़्यादा झुकाव रखते हैं, हाँ, लेकिन वो जाएंगे ज़रूर, वो एंटी बाइडन, हाँ एंटी बाइडन वोट देंगे। तो इसके अलावा भी कोई इकॉनमी का भी कोई फैक्टर है? देखिए इकॉनमी तो अपना उन्होंने, क्लिंटन ने कहा कि मैं इसके इफेक्ट्स जो है नीचे तक लाऊंगा। जो कुछ अपना 2 बड़े बुशों के दौर में हुआ वो तो इकॉनमी जो है वो कैपिटलिस्टों के हाथों में हो गई। कोई माफिया बन गया पेट्रोलियम इंडस्ट्री का, कोई माफिया बन गया अपना गन का, तो ये बड़े बड़े चीज़ें आ गई। लेकिन वहाँ पे जो पॉलिटिक्स होती है वो बड़े बड़े ग्रुप्स करते हैं, और इवन जो जिन्होंने फंड्स बनाए हुए इनका भी बड़ा रोल होता है। अच्छा, ये सारे थोड़ा सा पैसा इधर दे रहा है, थोड़ा सा पैसा उधर दे रहा है, इसलिए पॉलिसियाँ हमेशा वही रहेंगी। अब गन कंट्रोल की पॉलिसी वही रहेगी, चाहे ट्रंप हो चाहे कोई और हो। हाँ, ट्रंप की अपनी पॉलिसी, चूँकि वो बिलीव ही नहीं करते, उन्होंने आते पेट्रोलियम इंडस्ट्री को खुला छोड़ देना है, जिसपे कटेल किया गया जो पीछे से कि ये तो पोल्यूशन फैला रहा है। क्लिंटन ने, वो क्लिंटन से कह रहे हैं, उनके बाद से जो भी हुआ, ट्रंप साहब आए, क्लिंटन ने आईटी इंडस्ट्री को दिया, इन्होंने पेट्रोलियम इंडस्ट्री को दिया। अब ये आके फिर जो है ना वो पेट्रोलियम और सारी पोल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्री को कर दें, क्योंकि कहते हैं हम नेचर को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते, इसलिए क्लाइमेट के जो मंसूबे वो सारे के सारे खाक में मिल जाएंगे। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, पोल्यूशन फ्रेंडली है। जी, जो यूरोपीय यूनियन के नए इलेक्शन हुए वो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन हम यूरोपीय यूनियन पे आते हैं। पहले ज़रा यही बताइए ना कि जो अमेरिका की डायनामिक्स है उसमें आपका तो ख्याल ये है कि जो रिलीजन है उसका भी बड़ा, यानी इस इलेक्शन में रोल होगा। जो क्रिश्चियनिटी में यकीन रखते हैं उन्हें डर है कि ये जो ज़ायनिज़्म की तरफ जा रहे हैं बाइडन, ये उनके बिलीफ्स के लिए और उनकी सोसाइटी के जो उनकी नई नस्ल में जो एक उभार पैदा हुआ ना, उसकी भी रीजनिंग मेन ये कि हम तो ज्यूसी स्टेट के हमें नहीं है, इसलिए आप देखें ना कि उन्होंने पैलेस्टाइन स्टेट को भी एक्सेप्ट कर लिया, और वो इस हद तक आगे चले गए कि हमास के मास्क भी लगा लिए। हाँ, ये बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, फ़िलिस्तीनियों ने अपनी कुर्बानी देके 35-40 हज़ार फ़िलिस्तीनी जो जहाँ बहक और शहीद हो गए हैं और जिस मुश्किल हालात से वो गुजर रहे हैं, एक बात तो है कि उन्होंने दुनिया में मॉरली अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। दुनिया की जो मॉरल ओपिनियन थी वो उनकी तरफ मुड़ गई है और ये उनकी कुर्बानी रंग ले आई। आपका ख्याल है कि गज़ा को एनेक्स नहीं कर सकेगा इसराइल? कर लेगा, क्योंकि गज़ा को अगर आप देखें ना तो एक हद तक तो उसने अभी किया हुआ ही है, क्योंकि सारा कंट्रोल उनके पास, कंट्रोल उसी के ये, और उसके टैंक मिसाइल सारे अपने जगहों पे सेट गज़ा पे कब्जा कर लिया। इसीलिए वो बार बार कहता है कि ये लंबी जंग है। अब नेतन्याहू को लंबी जंग लड़ने के लिए, देखें यूक्रेन में लंबी जंग लड़ने के लिए, क्योंकि लंबी जंग के कुछ तकाजे होते हैं, जंग की असलाह चाहिए। हाँ, उनको 50 मुल्कों की हिमायत है। अभी जो 16-17 को स्विट्जरलैंड में कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें मे भी के 100 मुल्क चाहें। रूस भी अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, अभी वो शुमाली कोरिया के साथ चला गया। तो पैसा चाहिए, लंबी जंग लड़ने के लिए पैसा चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए और मैन पावर चाहिए, असलाह भी चाहिए। बंदा भी कोई लड़ने वाला होगा तो होगा ना। हाँ। अब भी इसराइल के अंदर आप देखें कि इतनी बड़ी जो, जिस तरह फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा है कि फ्रांस में खाना जंगी हो सकती है, उसी तरह इसराइल के बारे में भी कहा जा रहा है कि उसके अंदर भी खाना जंगी हो सकती है। क्यों? वजह यह है कि अब तक वहाँ पे जो एक कट्टर रिलीजियस था, देखें इसराइल के अंदर एक बड़ी डिवीजन है, 3 तरह के तबके पाए जाते हैं। एक तबका है मुसलमानों का जो तकरीबन कोई 18-19 लाख हैं, उनकी कोई 95-96 लाख आबादी में से, फिगर्स इसलिए कि कभी उन्होंने सही बताया नहीं कि हम कितने वहाँ पे, हम ये मुसलमान। और दूसरा जो मतलब वहाँ पे जो 10-11 लाख लोग हैं वो कंजर्वेटिव यहूदी हैं, जो असल मतलब यहूदी हैं,
अल खदामत पसंद, खरीदी के पता नहीं क्या उनको कहते हैं, खैर मीम को वो, तो वो कहते हैं कि ना जंग लड़ेंगे हम ना नौकरी भी करेंगे तो हमें थोड़ी मोड़ी करेंगे, असल काम हमारा है इबादत करना, हमें अल्लाह ताला ने इबादत करने के लिए पैदा किया तो हम कुछ नहीं करेंगे। भी है। तो सोएब साहब क्या आपस में क्या ताल्लुक है इस बात का? तो उसमें यह कि उन्होंने कहा कि हम गजा में बिल्कुल जंग नहीं लड़ेंगे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है जंग से। अच्छा, जंग ही नहीं लड़ना। उन्होंने कहा हम ना, इस्राइल में तो लाजमी है ना, जी जी लाजमी है, उसको कानून में मुस्तस्ना किया हुआ था। अच्छा। अब भी जब इसराइल में शॉर्टेज पैदा हो गई मैन पावर की, तो उन्होंने शॉर्टेज से मतलब उनको रेस्ट देना होता है ना, वैसे तो फौज है लेकिन फौज को जो रेस्ट देना है तो पाइपलाइन में हमारे उनके पास काफ़ी सारे होने चाहिए, हमारे पास भी होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इनको भी शामिल कर लो, जब अमेंडमेंट आई कानून में तो इनको भी शामिल कर लो। अमेंडमेंट आ गई तो फिर बीच में नेतन्याहू साहब को पता लग गया कि तो गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि वो कोalition पार्टी का हिस्सा भी हैं, ये जो टॉप क्लास कंजर्वेटिव हैं, इनके पास भी कुछ वोट्स हैं। तो नेतन्याहू ने एकदम ऑर्डर जारी कर दिया कि नहीं इनको नहीं छेड़ेंगे, ये करें अपनी जो कर रहे हैं ना वो करें, इबादत करें, हाँ जो भी कर रहे करें। अच्छा वो हो गया, तो बीच में कोई उठ के हमारे ऐसा होगा ना, वो कोर्ट में चला गया। उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, लॉ तो सब पे यूनिफॉर्म अप्लाई हो। मुसलमानों का भी वो नहीं ले रहे थे जो 18-19 लाख हैं, 20 लाख, तो 18 से 20 लाख तक लोग बताते हैं। तो वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये सब पर बाइंडिंग है। आपने कहा कि मुसलमान भी मुसलमान के खिलाफ लड़े जी नहीं, नेतन्याहू मतलब जो उनके लॉ थे उसमें मुसलमानों को इससे नहीं लेते थे कि लड़ेंगे नहीं उनको था कि ये लड़ेंगे नहीं, अगर आ गए तो हमारे प्लान्स बता देंगे कि कहीं बता ना दें। अगरचे मतलब ज़ाहिर है कि मुसलमान अपने कमिटमेंट तो उसकी उसी से होती है, लेकिन ब्रॉडर भी तो कमिटमेंट होती है। तो वो जनाब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी कर दिया कि ये तबका भी फौज में हिस्सा ले, इसको भी रिक्रूट किया जाए और मुसलमानों को भी रिक्रूट किया जाए। तो 19 लाख ये हो जाएंगे और बाकी वो हो जाएंगे, तो ये कोई तकरीबन 29-28 लाख। कहने का मकसद ये है कि इसराइल बहुत तवील अरसे तक जंग लड़ने की तैयारी कर जी हाँ, इसलिए कब्जा रखेगा ना, तो इसलिए अमली तौर पर तो एनेक्स हो गया। अमली तौर पर तो गजा के जहाँ जहाँ आर्मी मौजूद है वो एनेक्स हो गया। वो जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? 20 वो लाख और कन्फाइन हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो जिसको कहते हैं ना हैवीली पॉपुलेटेड एरिया जो वो गजा है, तो वो तो पहले ही छोटा था, अब और ज्यादा। देखिए ना 140 किलोमीटर का मुरब्बा किलोमीटर का उसका टोटल एरिया था। अब वो हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कितना किया, लेकिन हाफ हो गया होगा। तो क्योंकि बिल्डिंग वहाँ पे हाई राइज थी, अब हाई राइज बिल्डिंग के बजाय वो अब टेंटों में आ गए। तो कैसे एक टेंट में मेरा ख्याल है 50-50 आ रहे होंगे, छोटे से टेंट में जिसमें 2 की अफसोसनाक सूरत है। सुपर अफसोस। मेरा ख्याल है माइग्रेशन होगी वहाँ से फिर। नहीं माइग्रेशन तो होगी नहीं, क्योंकि अगले रास्ते नहीं खोल रहे कि ये दुनिया में जाएंगे तो दुनिया में अपने आइडिया एक्सप्रेस करेंगे। देखिए ना इजिप्ट का ही बॉर्डर लगता है ना, उसने बॉर्डर नहीं खोला, उर्दन के रास्ते भी जा सकते थे, उन्होंने उसको साइड पे धकेल दिया। इंसानी बुनियादों पे हमने देखे अफगानों के लिए बॉर्डर खोला जब भी मुश्किल पड़ी। दुनिया इवन इंडिया ने बॉर्डर खोला उधर बहुत से महाजरीन के लिए, बांग्लादेश ने तो खोला। ज़ायनिस्ट पॉलिसी का हिस्सा था कि बॉर्डर नहीं खोलना। जो ज़ायनिज़्म की पॉलिसी थी वो ये कहती थी कि बॉर्डर नहीं खोले, तो मिस्र ने भी नहीं खोला, सऊदिया ने भी नहीं खोला, उधर ने भी नहीं खोला, मतलब जहाँ जहाँ की जा सकते थे इधर उधर से फिर आके। तो अब उनको चाहिए जॉब्स। यूरोपियन जो है वो उतने मेहनती नहीं है जितने इमिग्रेंट्स मेहनती होते हैं। आप देखें ना पैलेस्टीनियंस जब गए अमेरिका तो उन्होंने बड़ी बड़ी सीटों पे कब्जा भी कर लिया, जितनी उनकी एजुकेशन थी, जितना एक्सपोजर था उसके मुताबिक उनका, अगर आप देखेंगे तो अमेरिकन सोसाइटी में इन्फ्लुएंस बहुत है। देखें ना कांग्रेस में बेमैन 2-3 है। तो इसी तरीके से यूरोप में भी इमिग्रेंट्स जो हैं वो छाए हुए थे। तो अब वो ये चाह रहे हैं कि इमिग्रेंट्स का सत्यानाश हो। जी सोएब साहब आप ये कह रहे हैं कि जो मैरीन है बेसिकली, जो आपकी गुफ्तगू से मैं समझ सका कि वो इमिग्रेशन के जो मसाइल हैं उस पर सख्त गिर पॉलिसी रखना चाहती हैं और इमिग्रेंट्स को का दाखिला या तो रोकना चाहती हैं या उनके हकूक़ कम करना चाहती हैं। इमिग्रेंट्स, जॉब्स, अलॉटमेंट्स, रकबे और ये सारी चीज़ें, ये और क्लाइमेट, इन पांचों पे उनका जो है ना वो सेल्फ सेंटर्ड किस्म का आइडिया है कि नंबर 1 क्लाइमेट में हम जो 2040-50 के मंसूबे हैं उसमें हम नहीं जाएंगे, यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, एनवायरनमेंट अनफ्रेंडली है, ट्रम्प टाइप हैं। अच्छा पूरे यूरोपीय यूनियन में ये अगर ये आगे तो ये यही करेंगे। दूसरा वो कहते हैं कि फर्स्ट जो है ना, जैसे ट्रम्प ने कहा था अमेरिका फर्स्ट, तो ये सारे कहते हैं हम अपना यूरोपीय यूनियन फर्स्ट। यूरोपीय यूनियन में जो यूरोप की अपनी है। अच्छा ये सारे मुल्क खिलाफ हैं यूक्रेन की वॉर के।
हंगरी हो गया, इटली हो गया, ये सारे जो एक्सपेंशन है नेटो की वो नहीं होने देंगे। अच्छा, एक्सपेंशन में टॉप ऑफ द लिस्ट है यूक्रेन, वो यूक्रेन का दाखिला बंद कर देंगे कि भाई आप ना ही हो तो अच्छा है क्योंकि वॉर फैल जाएगी। तो बहुत से इम्पैक्ट इस पे इस इलेक्शन के आ रहे हैं कि नंबर 1 यूक्रेन की जंग में ये जैसे फौजी भेजे जा रहे थे वो नहीं होंगे अगर ये इस फ्रांस में जीत गए। अच्छा, फ्रांस इस वक्त देखें अमेरिका के 2 आर्म्स हैं, पॉलिटिकल आर्म्स हैं 2, फ्रांस और यूके ज़रा कम हो गया, फ्रांस ज़्यादा हो गया क्योंकि ये ज़्यादा करीब हो गए। ब्रिटेन में अंदर भी कैओस पैदा हो गया पॉलिटिकल, तो वो उस तरीके से इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं ले सका। फ्रांस जो है वो यूरोपीय यूनियन का लीडर सो कॉल्ड अपने तौर पे बना हुआ था, क्योंकि जो यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट कह रहा हूँ, ये जो यूरोपीय यूनियन कमीशन उसके उर्सुला, वो इनकी नॉमिनी थी। अब इनकी नॉमिनी नहीं आ सकेंगी क्योंकि इनको नहीं मिल सकी। तो ये जो एक अच्छा, ये सारी लॉबीज़ जो है ये ज़्यादा करीब हैं रशियन प्रेसिडेंट के व्लादिमीर पुतिन के। तो पुतिन के ख़िलाफ़ जो यूरोप में इतना एक लावा पक रहा था अमेरिका के उस पर, वो नहीं पकेगा। तो एक तो जो आलमी सियासत बहुत बड़ी पैमाने पे मुतासिर होगी फ्रांस के इलेक्शन से भी और यूरोपीय पार्लियामेंट के इलेक्शन से भी। तो ये एक इसका, और ये तो अच्छा ही है अगर यूक्रेन की जंग बंद हो जाए तो दुनिया में अजनास की कीमतें कम होंगी और अमन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ये कि कुछ जो आर्म्स की लॉबी हैं, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसकी ख्वाहिश तो यही होगी कि जंग जारी रहे, उनका असलाह बिके। और असलाह तो बेचने में हमारा हमसाया इंडिया भी पीछे नहीं है, वो भी इसराइल को असलाह बेच रहा है, खूब गोला बारूद, बल्कि उसके दिए हुए कुछ गोले कहते हैं तोपों में फट गए तो 3 इसराइली भी फ़ौजी भी हलाक हो गए हैं उससे। तो ये एक पूरी दुनिया में एक शैतानी सिलसिला है कि जो असलहा साज फैक्ट्रियाँ बनाने वाले बड़े बड़े खरबपति सरमायादार हैं, वो चाहते हैं कहीं ना कहीं जंग हो, उनका असलहा बिकता रहे, वो माल बनाते रहें, लोगों में झगड़े कराते रहें। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ झगड़े बढ़ाती हैं, फिर उनके बड़े बड़े सरमायादार असलहा बेचते हैं, फिर उनकी पार्लियामान इंसानी हकूक़ के नारे लगा देती हैं। तो पूरे सब ने मिल के जो है ना दुनिया को उल्लू बनाया हुआ है और दुनिया उल्लू बन भी रही है, ये भी बात है। अच्छा, ये बताइए, ये जो हमारा हमसाया है जो इसराइल को भी असलाह दे रहा है, और उन्होंने कहा है इसराइल के एक पुराने बड़े फ़ौजी अफसर ने कि हमने कारगिल की जंग में इंडिया को असलाह दिया था, इंडिया की मदद की थी और अब इंडिया हमारी मदद कर रहा है। तो इंडिया के अंदर जो हालात हैं ये मोदी साहब के, ये उसी तरह जिस तरह ये पहले मुसलमानों की ज़िंदगी इन्होंने मुश्किल बनाई हुई थी और क़वानीन बदल रहे थे, इदारों में इनकी गलबा था और इनके इदारे जो हैं वो पार्टी ऑर्गन्स बना दिए थे रियासत के, ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा अब नए हालात में भी? नहीं, देखिए बज़ाहिर लग रहा है कि शायद मोदी ने गवर्नमेंट बना ली, लेकिन जैसे आपने शुरू में इंटरव्यू में कहा था कि इन्होंने चंद्रा बाबू के मदद से बनाई, शेखर राव और नीतीश कुमार की मदद उनके उसकी मदद से इन्होंने गवर्नमेंट बनाई। उनके कोई 30 के करीब अरकान थे, 16 उसके और 14 इनके, और छोटी मोटी उनको मामूली किस्म की वजारतें भी दे दी। लेकिन उन्होंने अपने आप को अपने रियासतों में, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं तो वो रियासतों में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। तो यही चंद्रा बाबू नायडू और नीतीश कुमार साहब बिहार में और उसमें। तो अब ये जो अलायंस है ये इतना भी मतलब प्रो अपना मोदी नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। अगर आप नीतीश कुमार की तकरीर सुने, जब ये अभी गए थे पिछले दिनों मोदी साहब वहाँ पे, तो इनका मुंह यूँ था जैसे मुझे 3 दिन रोटी ना मिले तो हो जाता है। अच्छा, तो 3 दिन तक भूखे रह लेते हैं? हाँ, बंदा रह ही लेगा ना, जब नहीं मिलेगी तो क्या करेगा, फिर रहना पड़ेगा ना। तो इस तरह का शक्ल मोदी की बनी हुई थी। वो कह रहे थे कि ये जो हमने आज काम किया है ये हमने आज नहीं किया, ये तो फलाने दौर में कांग्रेस के फलाने लीडर ने किया था, ये फलाने दौर में फलाने ने किया था, तो उन्होंने अप्रिशिएट कर दिया। अब मोदी साहब की तो साइकी ये थी कि जहाँ ये जाएंगे वहाँ कोई और नहीं होगा। जब ये सिंगोल लेके गए तो इवन जो स्पीकर था वो भी 3 फुट पीछे था। आप तस्वीर के किसी फ्रेम में मोदी साहब को नहीं देखेंगे, मोदी के किसी दूसरे को नहीं देखेंगे। तो जब इनकी वोट टेकिंग हुई अभी जो ओम बिरला की, तो उसमें उन्होंने ओम बिरला को दिखाया कॉन्स्टिट्यूशन अपना, इसने राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन दिखा के कहा कि अब तक जो आपने करना था कर लिया। ये कौन है? ये स्पीकर हैं? जी हाँ, तो आप स्पीकर हैं, लेकिन वहाँ तो जो भी उनके उसमें कहते हैं प्रधान क्या जो भी उनका, तो उन्होंने अपना
उनको दिखाया कि पहले तो आप एक एक सेशन में 100 लोगों को करते रहे, और पूरी अपोजिशन ही कर दी, 140-41 लोगों को ही उन्होंने सस्पेंड कर दिया कि और पूरे जब तक बर्खास्त सेशन खत्म होने तक जाएं, छुट्टी करें। ये इंडियन जमहूरियत है। तो ये इंडियन जमहूरियत थी। अच्छा, अब मैं मिसाल दूंगा कवानीन की। कोई कानून मोदी साहब ने कायमा कमेटी को नहीं भेजा। आप देखें जब बिल आए इसके काश्तकारों की ज़मीनों को हड़प करने के लिए और बिलियनियर्स को देने के लिए, वो बिल भी अचानक ही मंजूर हो गए। जो इवन कश्मीर की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को सुपर हड़प करने का मंसूबा आया, आईनी तरमीम थी वो तो। 5 की, वो भी मतलब कायमा कमेटी को नहीं गई। उन्होंने 11 बजे तकरीर शुरू की और 12 पार्लिमानी प्रोसीजर कोई बाईपास, सब बुलडोज हो गया ना। सदर का ऑर्डर भी, अपना कश्मीर की असम्बली भी, सारा बुलडोज चल गया। अच्छा, उसके बाद जब इनका दबाव पड़ा और 3 बिल वापस लेना पड़ गए, ये जो काश्तकारों के थे, तो वो भी मोदी साहब ने ऐलान कर दिया, बिल वापस हो गए। तो कोई बिल कायमा कमेटी को नहीं गया। एक तरह से आमराना निज़ाम था। और मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो बाज़ बिलों की मंजूरी 3 मिनट में हुई। अच्छा, अब सम अप करते हैं आज हमारे टाइम। तो क्या अब इन नटशल 1-2 जुमलों में बताएं कि क्या देख रहे हैं आप होता हुआ इंडिया में? इंडिया पहले की बनिस्बत बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अवाम ने मोदी साहब को सिग्नल दे दिया है कि नो मोर हिंदुत्वा, नो मोर एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़। और जो चंद्र बाबू साहब हैं, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि मैं उलमाए कराम को, कॉन्स्टिट्यूशन मैनिफेस्टो, उलमाए कराम को पैसे दूंगा, फंड दूंगा, मसाजिद के लिए फ़ंड दूंगा, अपना मसाजिद बनाने के लिए फ़ंड दूंगा, कब्रिस्तान बनाने के लिए फ़ंड दूंगा, और ये फ़ंड मोदी साहब ही इसको करेंगे। तो निस्बतन बेहतर अमन कायम होगा। निस्बतन, वैसे तो जो उन्होंने बीज बो दिए हैं नफरत के, वो सेल्फ सेंटर्ड है और सेल्फ उगने वाले हैं। अच्छा जनाब, आज इसी इंडिया के मौजू पे और एक बेहतर यानी सिनारियो नज़र आ रहा है बज़ाहिर कि हालात जो हैं पहले की निस्बत बेहतर होंगे इंडिया के। आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।